नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर महाराष्ट्र में शुरू हुई इस सियासी लड़ाई ने अब असम होते हुए पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। बीजेपी और विपक्ष इजराइल और फिलिस्तीन के खेमे में बंट गया है। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने जंग में फिलिस्तीन का पक्ष लेते हुए पीएम मोदी के इजराइल का समर्थन देने की नीति पर सवाल उठाए। तो असम के नेता सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आपको बता दें कि भड़क भी उठे। उन्होंने सुप्रिया सुले को लेकर टिप्पणी कर दी। इसके बाद सियासत गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष से बयानों की बमबारी शुरू हो गई है और इस मौके पर विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को वाजपेयी का स्टैंड याद दिला दिया। तो बीजेपी का कहना है कि विपक्ष आतंकवादियों के साथ खड़ा है। कुल मिलाकर इजराइल हमास के बहाने 2024 की लड़ाई तेज होती जा रही है। इजराइल और हमास आपस में लड़ रहे हैं और इस जंग की तपिश से देश की सियासत गरमाई हुई है। हमास फिलिस्तीन मुद्दे पर देश में बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन में जंग लड़ी जा रही है। एक तरफ बीजेपी इजराइल के साथ खड़ी नजर आ रही है, तो वहीं ज्यादातर गैर भाजपाई दल खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में है। अब इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तीखी प्रतिक्रिया के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। फिलिस्तीन के पक्ष में शरद पवार के बयान पर भड़के असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सुप्रिया सुले को लेकर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है शरद पवार सुप्रिया मैडम को हमास के लिए गाजा लड़ने भेजेंगे। मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने वार किया तो एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी जवाबी हमला कर दिया। सुप्रिया सुले ने कहा, मैं आश्चर्यचकित हूँ क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा का डीएनए मेरे जैसा ही है। वह मूल रूप से कांग्रेस से है। आप जानते हैं कि भाजपा महिलाओं के प्रति कैसे अपमानजनक है। मुझे हेमंत बिस्वा शर्मा से उम्मीदें थी। बीजेपी आईटी सेल को शरद पवार ने कहा, उसे ध्यान से समझने और सुनने की जरूरत है। Well, I'm surprised because Hemanta Biswa Sarma ji has the same DNA as me. He's an original Congressy. So he and me share the same DNA. After going to the BJP, you know how disrespectful they are about women. So I'm not surprised, but I had hope from Hemanta Biswa Sarma ji because we share the same Congress DNA. So I'm surprised how this change has happened towards women and the approach. अब शरद पवार के समर्थन में विपक्ष के कई नेता हेमंत बिस्वा शर्मा पर बयानों के बम बरसा रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया, असम की सीएम जिस पार्टी में है वह हमास से कम नहीं है। ये जो है असम के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कल तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस का नमक खाया था, आज नमक का कारखाना बदल लिया है। लगता है वो भी आज जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। यहाँ ये राजनीति हो रही है। अमन हिमांटो जी जो कहना है कि सुप्रिया ये भाषा है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे डोमेस्टिक रोटी सेकना चाह रहे हो। छी, शर्म आनी चाहिए। ये सियासी संग्राम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर दिए एक बयान पर है। एनसीपी नेता ने कहा था कि पूरी जमीन फिलिस्तीन की है और इजराइल ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इजराइल एक बाहरी व्यक्ति है और जमीन मूल रूप से फिलिस्तीन की है। एनसीपी उन लोगों के साथ खड़ी है जो मूल रूप से इजराइल के रहने वाले हैं। शरद पवार यहीं नहीं रुके, उन्होंने इन जंग में इजराइल का समर्थन करने के लिए पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। पीएम मोदी पर अटल बिहारी वाजपेयी के विचारधारा से हटने का आरोप लगा दिया। शरद पवार ने कहा था, भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी सभी फिलिस्तीन के साथ मजबूती से खड़े थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार हमारे प्रधानमंत्री असली मुद्दे को छोड़कर इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और हमास की लड़ाई के बहाने विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी विपक्ष पर आतंकवादियों का साथ देने का आरोप लगा रही है। भले ही विवाद इजराइल लड़ाई पर है, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं 2024 की लड़ाई छिपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो जंग दरअसल हमास और इजराइल के बीच हो रही है, लेकिन सियासी तपश आखिर भारत में क्यों बढ़ती जा रही है, इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय त्रिवेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के। बहुत स्वागत है आपका। नीता वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, आपका स्वागत है। और गणेश मूले पाटिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख कर लेते हैं सबसे पहले नीता वाजपेयी जी का। नीता जी, भारतीय जनता पार्टी की तुलना तो हमास से हो रही है, कैसे देखते हैं इसे आप? करने दीजिए जिसको करना है। हम हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष को मोदी विरोध में ये नहीं दिखता है कि उनको कहाँ स्टैंड लेना है। इतनी ज्यादा मोदी विरोध में वो आतुर हो जाते हैं कि गलत सही का कोई भी उनके ऊपर उनके दिमाग से ये नहीं चलता है गलत के साथ खड़े हैं कि सही के साथ। सबसे बड़ी चीज है, हम फिलिस्तीन के अगेंस्ट नहीं है, हमास के अगेंस्ट हैं। हमास के विरोध में हम बात कर रहे हैं, इजराइल के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम आतंकवाद के विरोध में हैं। कांग्रेस को तो सबसे पहले विरोध करना चाहिए उसका आतंकवाद का। उनके तो दो इंदिरा गांधी राजीव गांधी दो लोगों ने आतंकवाद से खोया है उन्होंने। हमारे तो दो प्रधानमंत्री गए हैं। हम तो आतंकवाद के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। हम तो भुक्तभोगी हैं आतंकवाद के। हमें तो एकजुट होकर इसके अगेंस्ट बात करना चाहिए। और इनसे पूछिए किसने कह दिया कि हम फिलिस्तीन इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। हम तो हमास के खिलाफ खड़े हैं। संजय जी, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार फिलिस्तीन के खिलाफ है? ये तो अभी नीता जी कह रही हैं, देखिए हम तो हमास के खिलाफ है। और अगर आप हमास का समर्थन कर रहे हैं, मतलब आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या आप शिवसेना आतंकवादियों के समर्थन में उतर आई है क्या? बिल्कुल 100% इन लोग आतंकवादियों के समर्थन में उतरे हैं। संजय जी, नहीं देखिए ना, हम लोग आतंकवादियों के समर्थन में उतरे हैं, आतंकवादियों को भी समर्थन किया है। शिवसेना का जो मूल सिद्धांत है वो भारतीयता है, राष्ट्रीय अस्तित्व है, हिंदुत्व है। पहली बात तो मैं ये बता दूं। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं या उनके जो नेता हैं, जिस तरह से अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री की चुप रहते हैं उन भाषाओं पे, तो ये बड़ा शर्मनाक है। क्योंकि आज से पहले 2014 से पहले इस तरह की भाषाओं का इतना ज्यादा प्रयोग नहीं होता था। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को, एक पार्टी को आप कह देते हैं हमास है, ये तो हमास से तुलना उसकी कर दी, तो ये भाषा ठीक है क्या? मैंने क्या कहा कि जिस तरह से भाषा इस्तेमाल की जाती है, भाषा इस्तेमाल नहीं करनी, चाहे महिलाओं के प्रति हो, चाहे किसी तरह से। तो आपकी तरफ से भाषा सही इस्तेमाल हो रही है, मैं तो ये पूछ रही हूँ। भाई साहब आपने जयप्रदा के लिए जो वर्ड यूज किया बहुत सुंदर यूज किया। जयप्रदा को आप लोगों ने क्या कहा था याद है? आपके INDIA मैंने आपसे क्या कहा? इस जो 2014 से पहले इस तरह की भाषाओं का उपयोग नहीं होता था, लेकिन 2014 के बाद जयप्रदा के लिए आप लोगों ने बोला था आपके नेताओं ने। थोड़ा सा फिर आप बोल लीजिएगा, आवाज तभी कोई फायदा नहीं उससे। मैं कह रहा हूँ 2014 के बाद आप लोगों ने क्या कहा था? उनके किस से तुलना की थी उनके बॉडी पार्ट्स की? शर्म आप लोगों को आनी चाहिए कि बिना पैसे के लौटा है, जैसा सिचुएशन देखते हैं बदल जाते हैं। कोई भी एथिक्स नहीं आप लोगों की, कोई भी चलिए एक एक करके बात को रख लीजिए आपने। बताइए संजय जी। मैंने कहा जैसे तो चुनाव जब आते हैं तो जिस भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, चाहे दिल्ली के चुनाव, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे कहीं 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी देख रही है। तो मैं ये चाहता हूँ संयमी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात है, आतंकवाद के खिलाफ सभी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कोई भी दल हो। जो देश में जितने भी दल है, शायद आतंकवाद का कोई समर्थन नहीं कर सकता। जो भी बहन हमारी बोल रही थी कि वो हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारा आतंकवाद का समर्थन कोई भी नहीं कर सकता है। आतंकवाद से लड़ने के लिए नहीं तो फिलिस्तीन के विरोध में कहा है सरकार ने फिलिस्तीन का विरोध कहाँ किया है? तो आप लोगों को क्यों ये पुराने प्रधानमंत्रियों की नीति याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की नीति को याद दिलाया जाए? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार की नीति गलत है? सुनिए तो नेहा जी, आज अटल बिहारी वाजपेयी के जो सिद्धांत है, नीतियां हैं,
जो उनकी जो देश के प्रति भावनाएं थी उसी को लेकर आगे बढ़ रही है। मना करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मानते हैं, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी को नहीं मानते, उनकी किसी नहीं, तो आप लोग तो कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करते हैं, लेकिन मोदी जी की नीति अलग है। आप तो दो चीजें बताते हैं ना, लेकिन आप लोग तो नहीं, आप बताइए ना मुझे, अगर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया माननीय सीपी चीफ ने तो गलत क्या कह दिया? उन्होंने फिलिस्तीन का अगर समर्थन किया तो उन्होंने क्या गलत कह दिया? इस तरह की नहीं, तो वो कह रहे हैं ना, अभी नीता जी कह रही है कि देखिए हम फिलिस्तीन के विरोध में नहीं है, हम हमास के विरोध में हैं, आतंकवादी संगठन के विरोध में हैं। इस बात को क्यों नहीं समझ रही विपक्षी पार्टियां? विपक्षी पार्टी लेकिन ये गोडसे का समर्थन भी करेंगे और गोडसे का विरोध भी करेंगे। महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं, उनका स्तन याद कर लीजिए। अरे थोड़ा सा 2005 में इजराइल ने गाजा खाली कर दिया था, फ्रीडम दे दी थी गाजा को। कुछ पढ़िए, ऐसे ही कुछ भी मत बोलना शुरू करिए। भाई अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इन्हीं कुछ नेता सांसद होने खड़े होके महिमा मंडल गलत करते हैं तो ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? मैं तो ये जो वही भाषा है इस्तेमाल करती बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जो सबसे बड़ा प्रश्न आज देश में ये उत्पन्न हो रहा है। और इसीलिए नहीं, आप तो हिंदुत्व की बात करते हैं, आप तो देशभक्ति की बात करते हैं, आप कहते हैं हिंदुत्व की पार्टी हमारी जो है वो शिवसेना है। क्या इसके बहाने आप जो है नहीं लगता है कि अपनी नीति के साथ समझौता कर रहे हैं? अपनी पार्टी की हमने कोई समझौता नहीं किया। माननीय बालासाहब ठाकरे ने माननीय इंदिरा गांधी के समर्थन में समर्थन दिया था, लोकसभा प्रत्याशी नहीं खड़े किए थे, तमाम ऐसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं जिनके समर्थन में उन्होंने चुनाव लड़ा था, मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। माननीय उद्धव ठाकरे जी ने जो उनकी जो नीतियां हैं उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर उनके नीतियों के खिलाफ हम चल रहे हैं तो जनता को हमको क्यों स्वीकार कर रही है? इतने चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, जनता ने क्यों उद्धव ठाकरे जी को स्वीकार किया? एनसीपी क्यों स्वीकार किया? हमको एनसीपी कांग्रेस में खड़े हैं ना। आज हम एनसीपी कांग्रेस अगर खड़े हैं तो हमारा वोट बैंक जो है उनके साथ में क्यों प्रत्याशी जिता रहा है? इसका मतलब जनता भी जान रही है कि जो माननीय उद्धव ठाकरे ने काम किया है वो सही किया। इनका काम क्या सही है? एक कुछ तो तस्वीरें साफ हो गई सर, और कुछ 2024 के चुनाव में तस्वीरें साफ हो जाएगी कि जनता किसे पसंद कर रही है, किसे जान रही है, किसे पहचान रही है और किसे मान रही है। इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। ये तो जल्दीबाजी हो जाएगी ये तय करना कि जनता किसे पसंद कर रही है। गणेश मूले पाटिल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पक्ष और इस वक्त हमारे साथ मुखलेश शेख जी जुड़ गए हैं, नेता हैं एनसीपी के। बहुत स्वागत है मुखलेश जी आपका। सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि भारत की जो नीति है फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर, इसमें जंग तो दरअसल हमास और इजराइल की हो रही है, लेकिन सियासी तपिश जो है वो भारत में देखने के लिए मिल रही है। मुखलेश जी, जिस तरह से शरद पवार का बयान आया और एक नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए कि भारत ने किस तरह की नीति अपनाई है, विदेशी नीति कैसी है भारत की। फिलिस्तीन का हमेशा समर्थन करता हुआ भारत आया, लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है उस पर सवाल खड़े कर दिए। अब ऐसे में इस पे वार पलटवार लगातार हो रहा है, लेकिन आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि भारत की जो नीति है वो खराब है? जी देखिए, अभी इसके बारे में मुझे ये कहना है, विष्णु शर्मा जी जो कहा है उसके बारे में तो ठीक से ये चीजें मेरे हिसाब से तो उन्होंने जो कह दिया वो ठीक नहीं है। और अभी आगे का जो है कृपया, अभी शरद पवार साहब के मुद्दा है और पवार साहब की बेटी के बारे में सुप्रिया तैसूले के बारे में कहा गया है ना, तो वो बिल्कुल एक महिला के बारे में इस तरह उनको कहना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और सभी जो लोग हैं नहीं, ये सब कहना, इस विषय पर अपनी राय रखना या इस तरह से भारत की नीति पर ही सवाल उठा देना, ये क्या मजबूरी हो गई क्या 2024 के मद्देनजर इस तरह की बातें को रखना? जी देखिए, अभी मजबूरी समझे या फिर उनकी और कुछ समझे नहीं, मैं आपकी मजबूरी की बात कर रही हूँ सर। आप लोगों की मजबूरी हो गई है क्या इस तरह की बातों को रखना? नहीं, मजबूरी कुछ नहीं है। जो देश हित में बात होगा वही कहा जाएगा। जनता जो है, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था और सारे लोगों ने देश के अंदर मिलजुल के रहने की, मानवता की जो मानव इंसानियत है, इंसानियत का हत्या हो रहा है, कोई चाहता नहीं है। तो भारत फिलिस्तीन के खिलाफ कब है? वो तो कह रहा है हमास के खिलाफ है, हम आतंकवाद के खिलाफ है, हम आतंकवादियों के खिलाफ है। नहीं, हमास के खिलाफ, देखिए हमास के खिलाफ तो सब है, फिलिस्तीन के बारे में ये कहा गया है। लेकिन विष्णु शर्मा जी जो टिप्पणी किया, वो टिप्पणी का मैं निंदा करता हूँ, मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ, वो बिल्कुल गलत कहा।
ठीक है, लेकिन नेताजी क्या एक महिला के बारे में इस तरह से बोलना चाहिए जिस बात का जिक्र अभी मुखलेश जी कर रहे थे, संजय जी भी कर रहे थे? बिल्कुल गलत भारतीय बात है, जनता महिला के पार्टी बारे में इस तरह अगर बोलना कहती है महिलाओं के बारे में तो ये बर्दाश्त किया जा सकता है क्या, या फिर सही है क्या? नहीं, देखिए महिला के एक तो पहले हम लोग जब कंधे से कंधा मिला के चलते हैं तो मतलब ये नहीं है कोई महिला नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, हम नेता है, नेताओं की बात यहाँ करिए, ना कि महिला ना पुरुष की। स्टेटमेंट अगर आप दोगे तो जवाबदेह आप पाओगे, वो एक नेता की तरह लेना चाहिए, ना कि एक महिला ने एक पुरुष की तरह। अपमान आप लोग ज्यादा करते हो, अभी मैंने पहले भी बताया है कि आप लोग कैसे स्टेटमेंट देते हो महिलाओं के बारे में, तो हमें ना सिखाएं। हाँ ठीक है, आप लोग जो फिलिस्तीन चिल्ला रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी को चिल्ला रहे हो, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस टाइम बात की थी और वो 2005 के बाद इजराइल ने गाजा को खाली कर लिया था। और इस टाइम जो भी सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो भी समर्थन करेगा आतंकवाद का, वो कभी किसी के देश हित में नहीं होगा, वो किसी देश के लिए खड़ा नहीं होगा, समाज के लिए खड़ा नहीं होगा। वो व्यक्ति समर्थन का मतलब ये है कि आप उसके साथ खड़े हो, वरना और दो चीजें होती है, राजनीति ऐसी चीज होती है कि देश, कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री है, अभी की सिचुएशन क्या है वहाँ की, अभी की जो वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के लोगों का रहना, वहाँ वो नहीं, क्यों आपको ऐसा लगता है कि पवार जी ने ये सवाल उठा दिया और उस पर राजनीतिक गर्मा गई? क्यों आपको ऐसा लगता है कि मसला दरअसल राजनीतिक नहीं है, लेकिन इस मसले को उठाया गया विपक्षी पार्टियों की तरफ से, क्यों? वो छोड़ दो उनको। मैंने पहले ही आपसे बोला नेहा जी कि ये लोग सिर्फ एक मौका तलाशते हैं, ये दिमाग पे काम नहीं करते हैं। मोदी का विरोध हो सकता है, 100% हो सकता है, पर कौवा, वो कहावत है ना, कौवा कान लेके उड़ा, कौवा कान नहीं चेक करो, चेक करो कौवा कहाँ जा रहा है। इन लोगों को हकीकत से मतलब नहीं कि वेरीफाई करो फैक्ट क्या है, फैक्ट से ये। संजय जी, ये विरोध करने के लिए विरोध है क्या कि हम तो विपक्षी पार्टियां हैं कि है जी विरोध करेंगे और हर बार करेंगे, हर नीति का करेंगे, हर फैसले का करेंगे, इसलिए विरोध है क्या? जा रहे हैं। सर, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। मुखलेश जी, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ। कहाँ पहुँच, आवाज आ रही है? जी जी जी, बताइए। नहीं आ रही सर आपकी आवाज, मैं एक बार फिर से कनेक्ट कराती हूँ आपको। मुखलेश जी, क्या ये विरोध करने के लिए विरोध है क्या? के लिए विरोध नहीं है। देखिए, ये अपने अपनी जो है ना, हर कोई किसी को हक है हिंदुस्तान के अंदर और अपनी अपनी बातों को रखने का। उन्होंने अपने ढंग से आपके बातों को रखा है, और जिनको बुरा लगे तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं हम। और वो विशु शर्मा जी ने जो बात किया है, बिल्कुल वो एक अलग ही बात, उसको जो है वो चीज को देखा जा रहा है और उस चीज को जो है लोगों में मैसेज भी जो जा रहा है वो गलत ही जा रहा है। उस तरह की बातें उन्हें नहीं करना चाहिए था, हम इसके समर्थक नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग हो रही है, हमास और इजराइल के बीच में जंग हो रही है, लेकिन इस जंग का सीधा सीधा असर अब भारत की सियासत पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, मुद्दा चाहे कोई भी हो, लेकिन सीधा सीधा सा एक फंडा यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि मौजूदा सरकार पर किसी भी तरह से हावी होना है, और यही कोशिशों में तमाम पार्टियां लगी हुई है। पक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।